माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिछले पार्ट में तटस्थता वक्र को देखा, जिसमें अर्थ, परिभाषा, तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होगी और तटस्थता वक्र के संबंध में और सारी चीजें अपन ने पढ़ी। उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज और ऑनवर्ड जो अपना टॉपिक होगा वह है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहां पर होगा, मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा। तो आज का टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन या साम्य। अपन ने पिछली क्लास में, पिछले पार्ट में यह देखा, संतुलन को दो नाम दिए जा सकते हैं, या तो संतुलन कह सकते हैं या इसको साम्य बिंदु भी कह सकते हैं। संतुलन की स्थिति कहां पर होती है? जहां परस्पर दो विरोधी शक्तियां एक दूसरे को काटती है, वह इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, अर्थात साम्य बिंदु कहलाता है। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु या साम्य बिंदु कहां होगा, उसमें कुछ पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ने का प्रयास किया। मीन्स सबसे पहले अपन देखेंगे उपभोक्ता संतुलन की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, फिर देखेंगे उपभोक्ता संतुलन की प्रक्रिया क्या होगी, अर्थात कीमत रेखा और या बजट रेखा क्या होगी, फिर तटस्थता मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फाइनली अपन देखेंगे उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होगा, अर्थात कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा। सबसे पहले लेते हैं उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। यह मान्यताएं प्रोफेसर स्टोनियर एवं हैग ने दी और उसके अनुसार यदि देखा जाए तो उपभोक्ता एक तटस्थ मानचित्र होता है, अर्थात इंडिफरेंस मैप होगा, जिसमें विश्लेषण की अवधि में, अर्थात जब अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ रहे हैं उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात विश्लेषण की अवधि में यह अपरिवर्तित रहेगा। दूसरी आपकी जो मान्यता है वह है उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी का मतलब यह है कि उसके पास जितना धन है उससे वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अगर फंक्शनल फॉर्म में देखें तो वह यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, मींस अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहेगा। फिर तीसरी इसकी मान्यता है सभी वस्तुएं समरूप और विभाज्य होती है, अर्थात एक समान वस्तुएं होगी, लगभग समरूप वस्तुएं होगी, और दूसरा किसी भी सीमा तक इनको विभाजित किया जा सकता है। फिर आता है आपका उपभोक्ता को सभी वस्तुओं के बाजार मूल्य की पूर्ण जानकारी होती है। अपन यह मान करके चलेंगे जो कंज्यूमर है उसको बाजार भाव की पूर्ण जानकारी है, अर्थात वह पूर्ण रूप से परिचित है सभी वस्तुओं की कीमतों के बारे में। फिर आता है जिन वस्तुओं का अपन दो वस्तुओं को उपभोग करेंगे उनकी जो कीमत है वह विश्लेषण की अवधि के दौरान स्थिर रहेगी, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगली और लास्ट एजम्पशंस इसकी जो है वह है किसी समय विशेष में, अर्थात जिस दौरान अपन कंजप्शन कर रहे हैं, उपभोक्ता के पास व्यय की जाने वाली आय यानी उसकी इनकम निश्चित होती है, निश्चित होगी, और वह इनकम सीमित होती है, अर्थात यदि असीमित होती तो अपने को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। तो यहां अपन ने यह मान लिया गया है कि जो उपभोक्ता के पास है वह आय निश्चित है और वह सीमित है। अब आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, अर्थात उपभोक्ता संतुलन की स्थिति क्या होगी। तो इस संतुलन की स्थिति में, अर्थात इसकी प्रक्रिया को दो भागों में अपन बांट करके अध्ययन करेंगे, अर्थात दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है आपकी कीमत रेखा या बजट रेखा और दूसरी है तटस्थता मानचित्र, इंडिफरेंस मैप। सबसे पहले आता है आपका कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होगी, अर्थात प्राइस लाइन आपकी क्या होती है। उस प्राइस लाइन को देखिए, यह दो वस्तुओं की कीमतों के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। मींस कीमत रेखा या बजट रेखा वह होगी जो सीमित आय के द्वारा दोनों वस्तुओं की कीमत जब आपकी दी हुई होती है तो उनसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन इसी को कीमत रेखा को समझते हैं। उपभोक्ता की आय यानी मौद्रिक आय आपकी दी हुई होगी, जिसे अपन ने
मनी इनकम एम से डिनोट किया है और दोनों वस्तुओं की कीमतें, जैसा कि अपन ने इस परिभाषा में भी देखा था कि दोनों वस्तुओं की कीमतें, एक एक्स वस्तु है और दूसरी वाई वस्तु है, तो इन दोनों वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर दी है रहती है, अर्थात दी हुई होती है। यदि अपन ने पुराने समय में कभी अपन देखा होगा, बाजार जब जाते हैं तो आपको कुछ रुपए, कुछ धनराशि दी जाती है और आपको ये कहा जाता है कोई सी भी दो वस्तु लेकर के आ जाएं, तो आपकी जेब में जो खर्च करने के लिए जो पैसा है वही यहाँ आय की फॉर्म होती है, मुद्रा है आपके पास। और मार्केट में दो वस्तुओं की कीमतें जो आपकी दी हुई होगी, उस वस्तु से अपन किस प्रकार से व्यय करेंगे। मान लीजिए केवल एक ही वस्तु लानी होती है, मान लीजिए अपन ये कहें कि जो पैसे अपने पास है उससे केवल एक्स वस्तु ही अपन खरीद करके लाएं, वाई वस्तु नहीं लाएं, तो इसको नोटेशन के रूप में डिनोट करने के लिए अपन कहेंगे क्वांटिटी एक्स, एक्स की क्वांटिटी लेंगे, जीरो मीन्स वाई वस्तु की क्वांटिटी अपन जीरो लेंगे। और इसको कैसे लेंगे, अपने पास जितने रुपए हैं और एक्स वस्तु की मार्केट में जो कीमत है उससे डिवाइड कर दीजिए, उसका भाग दे दीजिए, तो अपन ये बता सकते हैं कि केवल एक ही वस्तु एक्स वस्तु लाने पर अपनी कितनी क्वांटिटी आ सकती है। तो अपन एम में प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी कि एक्स वस्तु अपने कितनी खरीदी। अर्थात इस किस कंडीशन में, जब वाई वस्तु की क्वांटिटी जीरो यानी कोई वस्तु नहीं ली जाए। फिर दूसरा आता है, यदि अपनी संपूर्ण आय जो है आपके पास एम है, उससे केवल मनी जो है उसको वाई वस्तुओं पर व्यय करें, अर्थात एक्स वस्तु नहीं ली जाए। तो यहां लिखा है क्वांटिटी वाई इज इक्वल टू क्वांटिटी वाई खरीदनी और एक्स की क्वांटिटी जीरो लेंगे, मीन्स जो अपने पास धनराशि है एम, उसमें प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी आ जाएगी, केवल वाई वस्तु लेते हैं तो कितनी क्वांटिटी आ सकती है। किस कंडीशन में, व्हेन क्वांटिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगी, जब एक्स वस्तु की क्वांटिटी शून्य ली जाए। अब यदि दोनों वस्तुओं को अपन लेना चाहते हैं, अब क्या लेना चाहते हैं, दोनों वस्तुओं को यदि लेना चाहते हैं, तो दोनों वस्तुओं को अगर लेंगे तो क्वांटिटी एक्स की भी आएगी और वाई की भी आएगी, मीन्स एक्स की इकाइयों में कमी करेंगे और वाई की इकाइयों को लेंगे और वाई की इकाइयों में कमी करने पर एक्स की इकाई को लेंगे। अब आता है आपका स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, कीमत रेखा का ढाल बराबर आपका क्या होता है। तो इसको अगर अपन एक रेखा चित्र के द्वारा देखने की कोशिश करें, तो रेखा चित्र जो आपका बनेगा, देखिए मैं यहाँ रेखा चित्र आपका बना रहा हूं, प्राइस लाइन आप किस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो ये जो प्राइस लाइन आपकी होगी, इधर वाई लिया है, ये ओ एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पर वाई वस्तु को मापा है और इस एक्सिस पर अपन ने एक्स वस्तु को मापा है। अब यदि अपन कहें कि अपने पास जितने पैसे हैं उससे केवल अपन क्या लें, वाई वस्तु लेते हैं, तो अपन कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए इतनी क्वांटिटी अपन ले सकते हैं, मीन्स अपने पास जो धन था उसमें प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एक पॉइंट आ गया जिसे अपन ए पॉइंट कहते हैं। अब आपका दूसरा पॉइंट आ गया कि केवल यदि एक्स वस्तु लेते हैं तो मान लीजिए इतनी इकाइयां एक्स वस्तु की ली जा सकती है, मीन्स एम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स आ गया। इसको अपन ने बी बिंदु नाम देते हैं। दो पॉइंट आपके आगे, इन दोनों पॉइंटों को यदि मिला दिया जाए, अर्थात ये ए और बी को यदि मिला दिया जाए, तो जो रेखा आपको प्राप्त होगी वह आपकी प्राइस लाइन कहलाती है, अर्थात कीमत रेखा या बजट रेखा कहलाएगी, प्राइस लाइन कहलाएगी। अब अपन ने पिछली छोटी क्लासों में यह पढ़ा था कि किसी का भी यदि कीमत रेखा को अगर निकालना है तो इसको इस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो देखिए ये आपका लंब बटेवा आधार होता है, अर्थात प्राइस लाइन का जो स्लोप देखेंगे ओ ए अपॉन ओ बी होगा, मीन्स यह लंब है, यह आपका आधार है। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो उसका लाइन का स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगी। तो जो लाइन है अपनी ए बी लाइन है, इसका जो स्लोप होगा वह होगा ओ ए अपॉन ओ बी। देखिए ओ ए को जो अपन ने देखा है, उस ओ ए जो कहां से आया है, एम अपॉन प्राइस ऑफ वाई, तो ए की जगह एम अपॉन प्राइस ऑफ वाई लिख दें और बी की जगह एम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स लिख दें, तो अपनी प्राइस लाइन निकल करके आ जाएगी। तो ओ ए की जगह अपन लिख सकते हैं एम अपॉन प्राइस ऑफ वाई, फिर ओ बी की जगह अपन लिख सकते हैं एम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। और फिर इसको अगर सोल्व किया जाए तो इसको सोल्व इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, और
m अपॉन प्राइस ऑफ y, और नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको उलट देंगे तो यह आएगा प्राइस ऑफ x अपॉन m। तो यदि अपन इन दोनों को देखें तो m से m आपका क्रॉस हो गया, तो पीछे जो बचता है वह बचता है प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। तो कीमत रेखा का जो आपका ढाल होगा वो होगा प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, और चूंकि एक वस्तु में वृद्धि करते हैं तो दूसरे में कमी करनी पड़ेगी, इसलिए इसके आगे जो साइन जो आएगा, जो चिन्ह आएगा वह माइनस आएगा, जो यह प्रदर्शित करेगा कि इनके बीच विपरीत संबंध होता है। तो दूसरी तरीके से अपन लिखें प्राइस लाइन और बजट लाइन इज इक्वल टू होगा प्राइस ऑफ x बटा प्राइस ऑफ y। ये थी आपकी कीमत रेखा या बजट रेखा। दूसरा पॉइंट अपना जो आता है वह आता है कि इंडिफरेंस मैप की स्थिति होगी, अर्थात तटस्थ मानचित्र की स्थिति होगी। जैसा अपन ने पहले ये पढ़ा था, ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, इधर अपन वाई वस्तु को लेते हैं, इधर अपन ने एक्स वस्तु को लेते हैं, और एक से अधिक आईसी वक्र एक ही रेखा चित्र में यदि प्रदर्शित कर दिए जाए तो जो आपका प्राप्त होगा वह आपका इंडिफरेंस मैप प्राप्त होगा, अर्थात तटस्थ मानचित्र प्राप्त होगा। और इसके साथ एक चीज अपन ने पढ़ी थी, ऊंचा आईसी वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। यह था आपका संतुलन की प्रक्रिया को दो भाग में अपन ने विभाजित किया, कीमत रेखा या बजट रेखा, और दूसरा था आपका तटस्थ मानचित्र। अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा, अर्थात उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति किस जगह होगी, उसको अपन देखेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, जहां उपभोक्ता संतुलन की तीन शर्तें पूरी होती है, वहां एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या साम्य की स्थिति में होगा। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट की तीन शर्तें कौन कौन सी है। पहली शर्त है जहां इंडिफरेंस कर्व कीमत रेखा को स्पर्श करता है, अर्थात स्पर्श का मतलब टच करता है, काटता नहीं है। दूसरा होगा सीमांत प्रतिस्थापन दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू, मैंने आपको यह कहा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई जब भी अपन लिखते हैं और यूटिलिटी वाली फॉर्म में लिखते हैं, तो चूंकि यहां x पहले आया है तो ऊपर भी x पहले लिखेंगे, y बाद में आया है तो y को अपन नीचे लिखेंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, और ये किसके बराबर होगी, सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है उसकी कीमत रेखा के बराबर होती है, मींस प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y के बराबर होगी। अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब आईसी वक्र का जो ढाल होगा वह कीमत रेखा के ढाल के बराबर होगा। फिर तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट शर्त जो है वह है इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होगा, अर्थात कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। तो यह तीन शर्तें जिस बिंदु पर पूरी होती है वहां आपका कंज्यूमर संतुलन की स्थिति में होगा, अर्थात उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पाई जाएगी। यदि अपन रेखा चित्र में देखें, ये आपकी प्राइस लाइन है, ये आपका इंडिफरेंस मैप है, इन दोनों रेखा चित्र को एक ही रेखा चित्र में प्रदर्शित कर दीजिए तो जो बनेगा वही उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये आपकी ए बी जो है ये आपकी प्राइस लाइन है, ए और बी कीमत रेखा प्राइस लाइन। फिर इसके साथ यदि अपन इंडिफरेंस कर्व को अगर साथ में जोड़ देते हैं तो जो आपका जो बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा, ये आपके बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है, ये आपने तीन इंडिफरेंस कर्व बनाए, IC1, IC2 एंड IC3, IC1, IC2 एंड IC3, ये तीन इंडिफरेंस कर्व है अपने पास। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, तीनों शर्तें देख लीजिए, उसके बाद अपन देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या स्थिति होगी। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन को देखिए, जहां पर इंडिफरेंस कर्व कीमत रेखा को स्पर्श करता है, तो स्पर्श तीन बिंदु पर करता है, एक पॉइंट ये E है, एक पॉइंट ये E1 है और एक पॉइंट ये आपका E2 है। इन तीन बिंदु पर यह स्पर्श करता है। तो मैंने आपको यह कहा था कि स्पर्श करे काटे नहीं, तो E पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां स्पर्श कर रहा है। E1 और E2 बिंदु आपका ऐसे है
जहां वह काट रहा है। तो पहली शर्त है जो केवल ई बिंदु पर पूरी होती है, E1 और E2 बिंदु पर शर्त पूरी नहीं होती है। फिर आपका दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y होना चाहिए। मींस इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वह कीमत रेखा की ढाल के बराबर होना चाहिए। यदि अपन इस ई पॉइंट को देखा जाए तो ई पॉइंट पर सीमांत प्रतिस्थापन दर और कीमत रेखा दोनों का जो ढाल है वह इक्वल है, अर्थात बराबर है। किसी भी चीज के ढाल को देखने के लिए क्या करते हैं कि उस वस्तु में क्या किया जाए, कोई सा भी अपने पास अगर स्लोप दे दिया जाए तो स्लोप को टच करते हुए एक लाइन इसको स्पर्श करते हुए जो खींची जाती है, तो जिस पॉइंट पर ये टच करेगी वहां पर दोनों वस्तुओं का स्लोप बराबर होगा। तो इसको स्लोप ज्ञात करने का यह एक तरीका है जो आगे वाली क्लासों में अपन पढ़ेंगे। फिर आता है तीसरा पॉइंट, आईसी मूल बिंदु से उन्नतोत्तर हो। मींस इंडिफरेंस कर्व जो आपका है, ई पॉइंट आपका ऐसा होगा जहां पर यह मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होगा, अर्थात इक्विलिब्रियम की स्थिति अगर देखा जाए तो ई बिंदु आपका ऐसा होगा जहां एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा, अर्थात संतुलन की स्थिति में होगा। तो ई बिंदु जो आपका है वह है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन बिंदु। इस बिंदु पर संतुलन की तीनों शर्तें पूरी होती है, अर्थात इंडिफरेंस कर्व कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y इसकी प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y के बराबर है, और आईसी वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर है। E1 और E2 बिंदु उपभोक्ता के संतुलन बिंदु क्यों नहीं हो सकते, उसके पीछे कारण है E1 बिंदु के ऊपर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y होगी, और E2 बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y इज लेस देन प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y होगी। इसलिए ये दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं जो आपके संतुलन की स्थिति में नहीं होंगे। फिर इसमें एक संतुलन की स्थिति और आती है कि x और y वस्तु पर जो कुल व्यय किया जाएगा वह उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए। मीन्स जो दूसरी कंडीशन जो शर्त है, क्वांटिटी ऑफ x अगर प्राइस ऑफ x दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, और फिर दूसरी वस्तु जो अपन ने ली है क्वांटिटी ऑफ y और प्राइस ऑफ y को यदि अपन मल्टीप्लाई कर लें तो ये x वस्तु पर कुल व्यय आ गया, ये y वस्तु पर कुल व्यय आ गया, और m मीन्स आपकी उपभोक्ता की जो इनकम थी वह इसके बराबर हो जाती है। यह था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके साथ आपका संतुलन वाली बात पूरी होती है। धन्यवाद।